शक वंश। मध्य एशिया से आए शकों ने यवन या यूनानियों को पराजित करके भारत में अपनी कई शाखाएं स्थापित की। इनकी एक शाखा केंद्र उत्तर प्रदेश का मथुरा नगर था, जहां वे पूर्वी पंजाब तक शासन करते थे। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मथुरा से लिखित लेख के माध्यम से मथुरा शाखा के प्रथम सत्रप राजुल का उल्लेख मिलता है। शक शासक स्वयं को सत्रप कहते थे। कुषाण वंश। कुषाण वंश यू ची जाति चीन के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाला कबीला से संबंधित था। कुजुल कड़फिसेस को कुषाण वंश का प्रथम शासक माना जाता है। कुषाण वंश के राजा विम कड़फिसेस के सिक्के मथुरा में मिल चुके हैं। इन्हीं सिक्कों से पता चलता है कि कुषाण शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई थी। कुषाण काल की स्वर्ण मुद्राएं सिंधु के पश्चिमी में पाई गई, लेकिन इनके अभिलेख मथुरा, श्रावस्ती, कौशांबी और वाराणसी तक मिलते हैं। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क का साम्राज्य अफगानिस्तान में गंधार से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक विस्तृत था। हालांकि उसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, लेकिन मथुरा को कुषाणों की दूसरी राजधानी कहा जाता था। मथुरा कला कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी। गंधार और मथुरा कला शैली का विकास भी कनिष्क के समय में ही हुआ था। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई कनिष्क ने ही की थी, जो वर्तमान में देश का राष्ट्रीय पंचांग भी है। कनिष्क के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र वाशिष्ठ सम्राट बना। वाशिष्ठ के पश्चात हुविक कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय शासक बने। वासुदेव द्वितीय कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव द्वितीय के समय में कुषाण साम्राज्य सीमांत राज्यों में विभक्त हो गया और धीरे धीरे इस राजवंश का अस्तित्व समाप्त हो गया। गुप्त साम्राज्य। कुषाण वंश के अंत के बाद तीसरी सदी से चौथी सदी की शुरुआत तक भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य उभर गए थे। गुप्त वंश की स्थापना के साथ साथ छोटे छोटे राज्यों का अंत हुआ। इस दौरान समूचा उत्तर प्रदेश गुप्त वंश के अधीन रहा। गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक घटोत्कच था। घटोत्कच के बाद उसके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने सत्ता संभाली। इसी के द्वारा 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत लागू किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसके पुत्र समुद्रगुप्त प्रथम ने सत्ता संभाली। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसी के समय हुए उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के उत्तरापथ के 12 राज्यों में से 4 उत्तर प्रदेश में ही थे। गुप्त काल के दौरान ही सारनाथ और मथुरा में सर्वश्रेष्ठ बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश में कानपुर के भीतर गांव, गाजीपुर के भीतरी तथा ललितपुर के देवगढ़ में निर्मित ईंटों के मंदिर का संबंध भी गुप्त काल से है। हुणों का आक्रमण 484 ईस्वी में जब चीन के श्वेत हुणों राजा तोर्णाम और मिहिरकुल ने गुप्त साम्राज्य को तहस नहस किया, तो उनका सबसे बड़ा आक्रमण वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा, कन्नौज और कौशांबी नगरों पर हुआ था।
हुणों ने इस नगर को जला डाला था। ऐसे में कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ईशान वर्मा ने हुणों को पराजित किया और उत्तर भारत से उनका सफाया कर दिया। नेक्स्ट, पुष्यभूति वर्धनिया वंश। पुष्यभूति वर्धनिया वंश। इस कन्नौज के मोखरी वंश के बाद पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने ही की थी। पुष्यभूति या वर्धन वंश के 3 शासक सामंत थे, लेकिन चौथा शासक प्रभाकर वर्धन थानेश्वर दिल्ली के निकट को राजधानी बनाकर स्वतंत्र शासक बन गया था। जब राज्य उसके पुत्र हर्षवर्धन को मिला तो उसने कन्नौज को राजधानी बनाया। इसके बाद पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन गया। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 646 ईस्वी तक रहा। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट, कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। कन्नौज को उस समय महादेव श्री भी कहा जाता था। यह नाम उसे उसकी समृद्धि के कारण मिला था। कन्नौज को उस समय महादेव श्री भी कहा जाता था, समृद्धि के कारण मिला था। हर्षवर्धन के 2 बौद्ध सम्मेलन कन्नौज और प्रयाग में हुए थे। हर्षवर्धन के 2 बौद्ध सम्मेलन कन्नौज और प्रयाग में हुए थे। कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष। संतान विहीन हर्षवर्धन के बाद उसके वंश का अंत हो गया। हर्ष के बाद कुछ समय तक कन्नौज के जरिए उत्तर प्रदेश पर राजा यशोवर्मन ने राज किया। इसके बाद यहाँ आयुध वंश का शासन आया। 8वीं शताब्दी में आयुध वंश के राजा इंद्रायुध के समय कन्नौज पर कब्जे के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ तथा यह संघर्ष 200 वर्षों तक चला। अंत में कन्नौज पर विजय गुर्जर प्रतिहारों की मिली। गुर्जर प्रतिहार वंश। कन्नौज पर शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहारों में मिहिर भोज सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली था। गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज को केंद्र में रखकर उत्तर भारत पर 9वीं और 10वीं शताब्दी तक शासन किया। 1018 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहारों को महमूद गजनवी से हार मिली। गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में सुलेमान नाम का विदेशी अरब यात्री भारत आया था। पिपरहवा का धातुलेख ये मिला था उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरहवा गांव में एक कलश मिला। इस पर अंकित लेख के माध्यम से यह सिद्ध हुआ कि प्राचीन कपिलवस्तु ही पिपरहवा था। सोहगोरो का लेख गोरखपुर जिले से प्राप्त इस कांस्य लेख में मौर्य काल के अकाल की समस्या से निपटने के लिए अपनाए गए उपायों का वर्णन किया गया है। कौशांबी का लघु स्तंभलेख। इस स्तंभलेख में सम्राट अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने वाले तथा अशोक पुत्र तीवर के नाम का वर्णन उल्लेखित किया गया। इस रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सारनाथ लघु स्तंभलेख। मौर्य कालीन सम्राट अशोक द्वारा इस स्तंभलेख का निर्माण वाराणसी में कराया गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह का स्तंभ को इसी लेख से लिया गया है। दिल्ली मेरठ बृहद स्तंभलेख। इस स्तंभलेख पर 7 लेख अंकित है। यह पहले मेरठ में था, फिर
फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया था। दिल्ली टोपरा वृद्ध स्तंभलेख। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध वृद्ध स्तंभलेख। यह पहले टोपरा में अवस्थित था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। कनिष्क का स्तंभलेख। कनिष्क का स्तंभलेख मथुरा में स्थित इस लेख में शताब्दी के बारे में जानकारी मिलती है। यह स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अयोध्या शिलालेख। अयोध्या शिलालेख। इस शिलालेख में पुष्यमित्र शुंग के राजा धनदेव के पारंपरिक विवरण की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख। इस अभिलेख का निर्माण कार्य गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त ने करवाया था। यह अभिलेख स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त की स्मृति में बनवाया गया था।